हेलो हेलो एवरीबॉडी, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? कैसे हो तुम सब? आज का सेशन इज वेरी वेरी स्पेशल क्योंकि आज का सेशन होने वाला है बजट पे। बजट एक ऐसा ट्रिवियल टॉपिक है जिसके बारे में सबके पास ओपिनियन होता है कि भाई ये महंगा क्यों हो गया, ये सस्ता क्यों नहीं किया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। ठीक है, माना ओपिनियन है, पर समझो तो कि क्यों बनता है बजट, किस ऑब्जेक्टिव से बनता है बजट, क्या होता है बजट, क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है, क्यों एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का। ये सारी बातें तो करो, उसके बाद ही तो ओपिनियन करो, या ऐसे ही बोलते रहोगे कुछ भी। चलो, इतनी बातें कर ली है अब तक, तो आगे भी सुन लो मेरी। तो स्टार्ट करने से पहले, ये बजट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में भी सुन लो। हाय गाइस, माय नेम इज वृंदा. So I did my graduation from SRCC, my postgrad from Delhi School of Economics, and I qualified my NET with 99.92 percentile. तो आज का सेशन बजट के नाम, बजट के बारे में हम और भी बातें करेंगे, और भी सेशंस आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और आज मुझे तुमको एक चीज़ भी बतानी है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, चलो लेट्स बिगिन। बजट होता क्या है एक्चुअली? लेट्स बिगिन विद दैट। बजट मेरी एक ऐसी टाइप की स्टेटमेंट होती है जो मुझे सिंपल सी दो बातें बताती है। एक बात बताती है रिसीट की कि भाई कितना पैसा आया है, दूसरी बात मुझे बताती है एक्सपेंडिचर की। पर भाई किसकी? मेरी? तुम्हारी? ना जी ना। वो बताती है कि गवर्नमेंट के पास कहाँ से, कौन से सोर्सेस से पैसा आया है और किस पर उन्होंने पैसा उड़ाया है, उसके बारे में एक स्टेटमेंट, एक पर्चा निकालेगी वो क्या होगा मेरा? दैट इज माई बजट, एंड दैट हैपेंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फिजिकल ईयर। हमें पता है सालाना निकलता है बजट, एक साल में एक ही बार निकलता है, 10 बार निकल जाता है। गवर्नमेंट 10 बार तुम्हें बताएगी कि हाँ मेरा यहाँ से पैसा आया है और यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ऐसा नहीं होता, सही बात है। एक साल में, एक पर्टिकुलर ईयर में जितने भी कांड करे हैं गवर्नमेंट ने, पैसा आया है, पैसा लगाया है, वो पूरा बताएगी। साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एक पर्टिकुलर और सिंगल फिजिकल ईयर का निकलता है, एवरी ईयर निकलता है। समझ आ गई बात? बेसिक सी आज ये बातें करेंगे और आगे डिटेल में पढ़ाई करेंगे, पर आज बेसिक समझो, ठीक है? सिंपल सिंपल है, पर्चा है, बताएगा कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे पैसा लगा दिया है गवर्नमेंट ने। सिंपल बात, सीधी बात, नो बकवास। अब आगे जरा बात करते हैं तुम्हारी ऑब्जेक्टिव क्या है, कि गवर्नमेंट ये बजट निकालता क्यों है, क्यों करेगा ये। जरा सबसे पहला सुनो। द फर्स्ट रीजन इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट डज दैट मीन? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है मैम? रिसोर्सेज क्या है, सबसे पहले तो ये बता दो हमें। रिसोर्सेज हमारा बेसिक सी चीज ही होती है। तुम एक धरती पे रह रहे हो, सही बात है, धरती पे लैंड, वाटर, हवा, सब कुछ है तुम्हारे पास, से यस और नो। उसके थ्रू ही तुम फ्लरिश करते हो। ये रिसोर्सेज तो नॉर्मल है, दीज आर कॉल्ड योर नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम पैसे की बात करते हैं बेड़ू, ठीक है? तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज की बात हो रही है, यहाँ पे हम कैपिटल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, हम पैसे से रिलेटेड बातें कर रहे हैं और किसी और चीज़ों से रिलेटेड बातें नहीं कर रहे। कि तुम्हें लगे कि मैम रिसोर्सेज कह रही है कि भाई पेड़ पौधे, नेचर, नहीं नहीं, पैसा, पैसा, हनी मनी, ठीक है? तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है गवर्नमेंट थ्रू योर बजट। ये रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, ठीक है, कुछ सोर्सेज से आता है। वो सोर्सेज की बात मैं अभी बताऊंगी आगे, तो अभी जरा आगे भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कहीं से पैसा आ रहा है। अब रीएलोकेशन का मतलब कि अब अगर जो पैसा आया उनके पास, भाई वो लगाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं तो लगाएगा, सोच समझ के लगाएगा। वो एक्सपेंडिचर करेगा जब, तो जब वो एक्सपेंडिचर करेगा, कहाँ करेगा, किन लोगों पर करेगा, टैक्स कंसेशंस या सब्सिडीज कैसे देगा, ये सारी बातें करनी होती है। और ये सारी बातें हमें बजट में सीखनी होती है, बिना इसके बजट का कोई काम ही नहीं होता, सीधी सी बात है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बजट क्यों बनता है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम। तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो, बहुत टाइम से रह रहे हो, से यस और नो। सबको पता है बेसिक एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी। हमें कोई समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि गरीब कौन है। इंसान बचपन से देखते आ रहे होते हैं हम एक ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं, गरीबी गरीबी दिख जाती है, हमें कोई नई न्यूज़ नहीं है। पॉवर्टी इज नॉट एन एलियन कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ अस, सही बात है। यहाँ पे रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ की बात क्यों हो रही है? गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, सिंपल सी बात तुम समझ गए हो, पैसा उड़ाता है, ठीक है? अब जहाँ से उसके पास पैसा आता है, एक बेसिक सोर्स की मैं बात करूँ कि भाई यहाँ से तो पैसा आता ही होगा गवर्नमेंट के पास। सबका यही रोना है ना कि भाई टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, टैक्स आता है, टैक्स नहीं आता।
तो मेजर सोर्स एक गवर्नमेंट का क्या होगा? पैसे का, टैक्सेस होगा, ठीक है, सही बात है, टैक्सेस से उसको पैसा आता ही आता है, क्लियर, बहुत बढ़िया बात है। अब इनइक्वालिटी रिड्यूस कैसे करेगा इनकम की? अगर एक इंसान अमीर है और एक गरीब है, अगर अमीर इंसान पे आप बोल दो कि भाई ये इंसान तो ज़्यादा टैक्स देगा ही देगा, इसको मैं कैसे छोड़ दूँ, ठीक है, अगर वो टैक्स आपको ज़्यादा दे रहा है एक पीरियड ऑफ टाइम पे, तो उसके पास खुद के लिए इनकम कम हो गई है ना, उसका टैक्स में थोड़ा सा पैसा ठुक गया, खुद के पास जितना भी था पैसा थोड़ा कम रह गया। तो एक अमीर और गरीब के बीच में वो फासला कम करना कि गवर्नमेंट कल को ये बोल दे कि आप भाई आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, आप मुझे टैक्सेस थोड़ी ज़्यादा दो, उससे ये गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वो कम हो जाता है। तो बजट का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है। समझ आ गई बात? क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं। कोरोना के टाइम पे हम जी रहे हैं, कोरोना काल है, कोरोना आ गया, तुम्हारी मार्केट भी एक पीरियड ऑफ टाइम पे बर्बाद थी, तुम्हारा लोगों का बिजनेस भी बंद हो रहा था, दुकानें बंद थी, भाई बहुत ठप सीन चल रहा था, सही बात है। अब गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स निकाले या नहीं निकाले कि ताकि जब ये कोरोना का टाइम पीरियड थोड़ी सी कम हो और तुम्हारी दुकानें ज़्यादा दोबारा खुले, तो उसके लिए थोड़ी सी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए, थोड़ी थोड़ी करके हमें सुनने में आती है। हाँ, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस टाइम पीरियड पे टैक्स लोग ज़्यादा ना दे, अच्छी बात रहेगी, ठीक रहेगा, लोगों को थोड़ा धंधा चल जाए। ये सब बातें हुई हैं या नहीं हुई हैं? तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में कुछ क्राइसिस आ जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है, डिफ्लेशन हो जाती है। ये बड़े बड़े शब्द मेरे अगर समझ नहीं आ रहे तो कंफ्यूज मत हो, ये आगे हम करेंगे ही करेंगे, बस अभी बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब कि भाई बीच में इकोनॉमी में एकदम से अगर तूफान आ जाए तो गवर्नमेंट विल स्टेप अप और बोलेगी कि हम रुको, हम बजट बनाते हैं, तुम्हारे टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाते हैं, तुम्हारे एक्सपेंडिचर रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाते हैं, तुम्हारा पैसा हमें कहाँ से उठाना है वो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, सब पॉलिसी बनती है, हम तुम्हें बचा लेंगे, इकोनॉमी को स्टेबल कर देंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है जी, समझ आ गई बात? अब ज़रा नेक्स्ट पे चलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, गवर्नमेंट की तुमने बहुत सारी अंडरटेकिंग्स देखी होगी, फैब इंडिया के बारे में सुना होगा कि हाँ फैब इंडिया के कुर्ते बड़े अच्छे होते हैं, फैब इंडिया के कुछ सामान बड़ा अच्छा होता है, सही बात है किसका? फैब इंडिया, गवर्नमेंट का है फैब इंडिया। तुमने खादी के बारे में भी सुना होगा कि खादी के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुलसी का एक सिरप टाइप आता है कि अगर तुम लोगे तो तुम्हारी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी हो जाएगी। मैम बड़ी बातें बताती है कि कहाँ से क्या भी लेना है, ये भी शॉपिंग भी कहाँ से करनी है ये भी तुम्हें पता चलता है। तो बेसिकली हमें ये पता है कि गवर्नमेंट की खुद की भी कुछ ना कुछ कंपनीज है, कुछ ना कुछ एंटरप्राइजेज है। तो बजट के थ्रू ये मैनेज कैसे करती है एंटरप्राइज? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब ये होता है कि ये जो एंटरप्राइजेज है वो देखती है कि यार इनसे कितना प्रॉफिट उन्हें आया है, कितनी इनकम बनी है उसकी, और उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि खर्चा कहाँ पे करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैनेजमेंट होती है। जैसे तुम्हारा घर है, पेरेंट्स के पास पैसा आता है, अच्छा वो देखते हैं हाँ यार इस सोर्स से पैसा आया मेरे पास, थोड़ा सा यहाँ से पैसा आ गया है, थोड़ा उनकी सैलरी आ गई है, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि महीने पे कितनी चीज़ों पे खर्चा करना है, बच्चे के स्कूल फीस पर कितना जाना है, ट्यूशन फीस पे कितना जाना है, ये सब डिसाइड करते हैं। सेम गवर्नमेंट भी तो करेगी, उसके पास खुद की कंपनी है, डिसाइड करेगी कि अच्छा प्रॉफिट आ गया तो एक्सपेंडिचर किस पर करे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, गवर्नमेंट लगी हुई है हमारी, बिना इकोनॉमिक ग्रोथ की इकोनॉमी चला लेगी? इम्पॉसिबल। तो तुम्हारा गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि इकोनॉमी को ग्रो कराना है, हमें ये देखना है कि हम कैसे गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में ज़्यादा कर पाएँ और एक टाइम पीरियड पे पूरी इकोनॉमी का भला हो, सबके पास इनकम जनरेट हो ही हो। तो ये हमारा सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है ऑफ योर बजट। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, रीजनल डिस्पैरिटीज हमें रिड्यूस करनी है। गवर्नमेंट ने बोला है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं रीजनल डिस्पैरिटीज कम करूं। ये क्या है? इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, ठीक है, हमारे कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है, हर रीजन दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा तो नहीं है ना नॉर्थ इंडिया बिल्कुल साउथ इंडिया जैसे सेम है, वहाँ के लोग भी अलग हैं, वहाँ का कल्चर भी अलग है, सब कुछ अलग है। बजट चाहता है कि ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, ठीक है, जो
बेसिकली कल्चरल की वजह से डिफरेंसेस आ गई हैं, या फिर जो बैकवर्ड रीजन है कुछ एरिया के, वो चाहते हैं भाई इतनी ज़्यादा अब लोग बिल्कुल ही पॉवर्टी में ना जिए या बिल्कुल ही पिछड़े में ना जिए, वो चाहते हैं कि अब थोड़ा लोग बाहर आने लग जाएं उन सब चीज़ों से। तो ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ वो कैसे कम करता है कि अगर उसके पास पैसा आया है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है बजट कि उसके पास पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, वो कहीं ना कहीं लगा देता है। तो पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ पर है, वो सारे पॉइंट्स आपके उस स्टेटमेंट में लिखे होते हैं, सिंपल सिंपल। अब ये रीजनल डिस्पैरिटीज कैसे रिड्यूस कर सकता है? उसके पास पैसा आया है, अगर कोई भी रीजन बैकवर्ड है तो गवर्नमेंट कल को ये नहीं बोल सकता कि यार हमारे पास पैसा आया है, हम इन पे लगाएंगे, ये बेचारे इतने पिछड़े हुए हैं, हम चाहते कि एरिया या फिर ये रीजनल लोग थोड़े से और फ्लरिश करे, थोड़े अपने बैकवर्डनेस से बाहर निकले। ठीक है जी। तो ये थे हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमने बेसिक ये भी देख लिया कि स्टेटमेंट क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है गवर्नमेंट का। अब तक होपफुली बेसिक चीज़ें तो हमें समझ आ गई होंगी। अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चले, बजट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बजट मेरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ से मुझे ये पता चलता है कि पैसा आता क्या है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, रिसीट कहाँ से आती है और एक्सपेंडिचर कहाँ से आता है। बहुत बढ़िया बात है। एक्सपेंडिचर वो पैसा लगाता कहाँ है, पैसा आता कहाँ है, ये मुझे बजट बता देता है। ठीक है, ये समझ आ गई बात। अरे आगे चलें, हम थोड़ा सा बढ़े आगे, स्टेटमेंट समझ आ गई, पर तुम्हें ये तो समझ नहीं आया कि पैसा आता कहाँ से है। भाई कोई जादू की छड़ी थोड़ी है गवर्नमेंट के पास कि एक घुमाई और उन्हें पता चल गया यहाँ से पैसा आता है। भाई पैसे की बारिश बस। अब थोड़ा आगे चले, रिसीट के कोई ना कोई सोर्स होगा या नहीं होगा, एक्सपेंडिचर वो कहाँ पर लगाती है ये भी कुछ ना कुछ होगा या नहीं होगा। तो अब थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं कि रिसीट का जो भी सोर्स होगा ऑफ द गवर्नमेंट वो क्या होगा। क्लियर? रिसीट मेरी दो तरह की होती है। सबसे पहली मेरी होती है रेवेन्यू रिसीट, दूसरी मेरी होती है कैपिटल रिसीट। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी अबाउट माय रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। बाद में नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कैपिटल रिसीट की। तो अभी थोड़ा सा साइड करो कैपिटल रिसीट को, रेवेन्यू रिसीट के बारे में सुनो, ठीक है। आर के बारे में, आर मेरा ये कहता है जहां पर भी शब्द आ जाता है रेवेन्यू, रेवेन्यू के दो तीन फीचर्स होते हैं, अगर जिंदगी में उसे गांठ बांध लोगे तो जिंदगी सफल है तुम्हारी, ठीक है। तुमने ये रेवेन्यू की बातें थोड़ी सी अकाउंट्स में भी सीखी होंगी कि हाँ रेवेन्यू होता है, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर होता है, थोड़ी एक्साइटिंग लगती है चीज़ें, भाई पैसा आ रहा है, पर ये किस टाइप का पैसा है। रेवेन्यू का बेसिक मतलब ये होता है कि एक ऐसी टाइप का होता है कि ये रेगुलर इंटरवल पे होता है। दिस इज रेगुलर इंटरवल। ये नहीं कि आपका 10 साल में एक बार हो रहा है, 6 महीने में एक बार होता है, नहीं, रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है। चाहिए मंथली हो रहा है या बाय मंथली हो रहा है, पर बार बार होता जा रहा है। दिस इज रेकरिंग इन नेचर, ठीक है। समझ आ गई? रेवेन्यू का एक और फीचर ये होता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि यार इससे तो ना मेरा एसेट क्रिएट हुआ है ना मेरी लाइबिलिटी पे कोई फर्क आया है। तुम ऐसे हो जाते हो यार ये सही है, साइड ही सा कहीं पड़ा हुआ है, ना एसेट क्रिएट हो रहा है ना लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल ही कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा है। ये सिंपल है भाई, मुझे करते रहो तुम रेगुलर इंटरवल पे, मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। सिंपल फीचर्स रेवेन्यू रिसीट के समझ आ गए? क्लियर टू एवरीबडी? अब जरा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे रेवेन्यू रिसीट भी दो तरीके के होते हैं गवर्नमेंट के। एक होता है मेरा टैक्स रेवेन्यू, दूसरा मेरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब ये टैक्स रेवेन्यू आज मैं निपटाना चाहती हूँ तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स तक, फिर उसके बाद एक और सेशन बनेगा आपका, एक और सेशन के बाद हम आगे बात करेंगे। क्यू टू एवरीबडी, आई ऑलवेज से कूल को क्यूल। चलो करते हैं जरा बात। टैक्स रेवेन्यू में दो चीज़ें आती है, एक मेरा होता है डायरेक्ट टैक्स, एक मेरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या? डायरेक्ट टैक्स में मैं, प्लीज़ क्षमा चाहती हूँ मैं, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। डायरेक्ट टैक्स में ये लो एक इंसान, इनडायरेक्ट टैक्स में ये रहे मेरे दो इंसान। इनसे थोड़ी सी बात करेंगे, इन दोनों इंसानों से प्यारे प्यारे, और फिर तुम्हें समझाएंगे डायरेक्ट टैक्स का लोचा क्या है और ये इनडायरेक्ट टैक्स का लोचा क्या है। डायरेक्ट टैक्स मेरा ये कहता है कि जो इंसान पैसा कमाएगा वही टैक्स पे करेगा। तो अगर मैं एक ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करूं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो क्लियर समझ आएगा।
लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। हैं मैम, ये क्या कह रहे हो, व्हाट इज दिस? तो डायरेक्ट टैक्स का बेसिक मतलब ये होता है कि बर्डन ऑफ टैक्स मतलब लाइबिलिटी ऑफ टैक्स, जिसको पैसा निकालना है अपनी जेब से, वो उसी पे ही फॉल करेगा जो पैसा कमा रहा है। सीधी सी बात है। इनडायरेक्ट टैक्स मेरा क्या कहता है? इनडायरेक्ट टैक्स मेरा ये कहता है लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स विल फॉल ऑन डिफरेंट पर्सन। हैं जी, बड़ा बढ़िया ट्विस्ट लगा ये इनडायरेक्ट टैक्स वाला। इनडायरेक्ट टैक्स मेरा कहता है जो पैसा कमा रहा है वो टैक्स नहीं पे कर रहा, टैक्स वो पे कर रहा है जो अपनी जेब से खर्चा निकाल रहा है। ओए होए, कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा कि बर्डन ऑफ टैक्स या पेमेंट उस इंसान को नहीं करनी जिसके पास पैसा आ रहा है, कोई और दूसरा बंदा कर रहा है टैक्स पे। अब इसका कॉन्सेप्ट सुनना दोनों तरफ। अभी डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल देते हैं। मैं हूँ, वृंदा मैम है तुम्हारी, या तुम लोग हो, ठीक है, कुछ ना कुछ इनकम सोर्स सबकी होती है, या तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उनके पास इनकम आई, उन्होंने क्या किया कि एक परसेंटेज एज टैक्स उन्हें देना पड़ता है टू द गवर्नमेंट। उनके पास पैसा आया, उन्होंने ही पे कर दिया। ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट आप पर पड़ रहा है बर्डन और किसी पे नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू भी आ गया। ओए होए। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दो लोग हैं यहाँ पे, एक शॉपकीपर है और एक मेरे प्यारे बशे हैं, ठीक है। अन अकेडमी पे ऐसे बोलते थे ना, बशे। चलो, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे हैं। ये बच्चे क्या करते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि एक चॉकलेट दे दो भैया। वो कहता है ये लो भाई डेयरी मिल्क, लो ऐश करो खाओ। डेयरी मिल्क का कभी रैपर देखा है? डेयरी मिल्क पे वहाँ पे MRP भी लिखा होता है, नीचे तुम्हारे GST भी लिखा होता है, और वो भी तुम ही पे कर रहे होते हो। पैसा आज शॉपकीपर के पास रहा है पर तुम पे कर रहे हो टैक्स। ओए होए, यही तो मेरा इनडायरेक्ट टैक्स है कि पैसा गया शॉपकीपर के पास, डेयरी मिल्क के पैसे शॉपकीपर लेता है, पर वो जो शॉपकीपर अपनी डेयरी मिल्क बेचता है तो उसी डेयरी मिल्क में एक टैक्स रेट भी जुड़ा होता है, वो टैक्स रेट कस्टमर पे करता है। ये सिनेरियो मेरा क्या होता है, दिस इज माय इनडायरेक्ट टैक्स, कि पैसा जिसके पास आया वो पे नहीं कर रहा, कोई और बंदा पे कर रहा है। क्लियर हो गई सबको बातें सारी की सारी? टैक्स रेवेन्यू क्लियर। टैक्स रेवेन्यू की दोनों चीजें भी हमने कर ली, डायरेक्ट टैक्स भी कर लिया, इनडायरेक्ट टैक्स भी कर लिया। आज का सेशन यही होता है समाप्त। सो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रा कर दो सब्सक्राइब, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, तो तुम्हें सारी इंटीमेशन मिल जाएगी जब जब सेशंस आएंगे, तो वो दबा दो। लाइक द सेशन, तुम्हारी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होंगी, सब कुछ, मेरी टेलीग्राम ID, माई इंस्टाग्राम हैंडल, एवरीथिंग। कोई भी डाउट्स हो वहाँ के पूछ लेना मुझसे। पर एक अनाउंसमेंट है, ठीक है, देयर इज़ वन अनाउंसमेंट। ये देखो, VB क्लासेस, तो तुम्हारा नया बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th April, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का। यू गाइस कैन कम एंड एनरोल। बैचेस में ज़्यादा बच्चे मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे पर्सनलाइज अटेंशन देनी है सबको। मेरा नाम है यहाँ पे वृंदा, अबाउट द टीचर तो आपको पता ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन में तुम्हें बता दी थी। बैच 1 जो है वो क्लास 12th का टर्म 1 का है, दैट इज 7,000 पर मंथ। तुम्हारा बैच 2 क्लास 11th का टर्म 1 के लिए फॉर 7,000 पर मंथ। बैच 3 मेरा सबसे खास बैच, जहाँ पर मैं CUET के सैम्पल पेपर, जनरल अवेयरनेस और तुम्हारा पूरा टर्म 2 का कोर्स सब कुछ कराऊंगी 9,000 पर मंथ में। और बैच 4 है मेरा, जो है क्लास 12th का टर्म 2 का, विच इज़ फॉर 7,000 पर मंथ, ठीक है। ये सारे बैचेस हैं। मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो, मेरा टेलीग्राम लिंक, मेरा टेलीग्राम ID, सब कुछ तुम्हें गिवन होगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहाँ पे चेक कर लेना। सो डू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि तुम्हें एटलीस्ट फ्री कोर्सेज तो अवेल कर पाओ। एंड आई सी यू गाइज इन द क्लासेस। बाय बाय, टूडल्स। आई होप यू लाइक द लेक्चर। बाय।